नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। देश और दुनिया की खबरें लेकर हाजिर हैं हम, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। आईटी और कच्चे तेल ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। आईटी इंडेक्स 5% से ज्यादा गिरकर बंद। आज शाम आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। स्थिर रह सकते हैं चौथी तिमाही के रिजल्ट। रिटेल और टेलीकॉम कारोबार में अच्छी ग्रोथ संभव। फ्लैट रह सकता है तेल गैस कारोबार। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेन का सफर होगा आसान। रेलवे ने 18,000 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स का किया ऐलान, लेकिन देना पड़ेगा 15 से 30% ज्यादा किराया। 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 93% की रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अमित शाह का बड़ा दावा। कहा 152 में से 110 सीट जीत रही है बीजेपी। दीदी जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है। वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए। हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। चुनाव के बीच कोलकाता में पीएम मोदी ने हुगली नदी में किया नौका विहार। दमदम में बंगाल के लोगों से की वोट रूपी आशीर्वाद देने की अपील। कहा बंगाल को अनेक कष्टों से दिलाएंगे आजादी। आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ी टूट। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने पार्टी से दिया इस्तीफा। तीनों सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने का किया ऐलान। बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। तेजस्वी यादव बोले लालू यादव की पाठशाला से निकले सम्राट, तो सम्राट ने दिया जवाब। कहा लालू ने मुझे भेजा था जेल। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट से लगा झटका। असम के सीएम की पत्नी पर आरोप लगाने के मामले में अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। ईरान मामले पर फिलहाल शांति, लेकिन हालात तनावपूर्ण। ईरान और पाकिस्तान के बीच फोन पर हुई बातचीत। उधर लेबनान और इजराइल के बीच 3 हफ्ते का सीज फायर का ऐलान। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बता दें, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मतदाताओं ने वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में 92.72% और तमिलनाडु में 85.14% मतदान दर्ज किया गया है। यह आजादी के बाद अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग प्रतिशत है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसे रिकॉर्ड तोड़ मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया है। दोनों राज्यों में भारी संख्या में लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बंगाल में बम्पर वोटिंग और गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि यह बंगाल में सुशासन के नए युग की आहट है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पहले चरण में 152 में से 110 सीटें जीत रही है। दीदी जाने वाली है और बीजेपी आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। साथ ही अमित शाह ने कहा कि 5 मई को बीजेपी का कार्यकर्ता सीएम बनेगा। उन्होंने दावा किया कि बंगाल का अगला सीएम बांग्ला बोलने वाला होगा। मित्रों, एक
बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पश्चिम बंगाल में है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी ने दमदम में प्रचार किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गंगा नदी में नाविकों के साथ सैर की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आज सुबह कोलकाता में मैंने हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया, जो मां गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर था। साथ ही मुझे नाव चालकों से मिलने का अवसर मिला, जिनकी परिश्रमशीलता सराहनीय है, और सुबह की सैर कराने वालों से भी मिला। नौका विहार के बाद पीएम मोदी ने दमदम में रैली की। यहां से उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की जो लहर लंबे समय से दिख रही थी, पहले चरण के मतदान ने उस पर मुहर लगा दी है। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। साथ ही पीएम मोदी ने कहा है कि बीजेपी सरकार बनते ही टीएमसी के अत्याचार की फाइल खुलेगी। उन्होंने बंगाल की जनता से वोट रूपी आशीर्वाद देने की अपील की है। इसके बदले उन्होंने कहा है कि वो बंगाल में अनेक कष्टों से उन्हें आजादी दिलाएंगे। वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए, हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से। अब आपको बता दें, आम आदमी पार्टी में बड़ी फूट हो गई है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तीनों सांसदों ने बीजेपी में शामिल होने का ऐलान किया है। राघव चड्ढा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी देश के लिए नहीं, अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। जो पार्टी करप्शन हटाने के नाम पर बनी, वो कॉम्प्रोमाइज लोगों के हाथ में है। राघव चड्ढा ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी के 2/3 सांसद बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, स्वाति मालिवाल और विक्रम साहनी भी बीजेपी में शामिल होंगे। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है, एक एक करके।
तो बिहार में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में बहुमत साबित कर दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाली विपक्ष ने वोटिंग की मांग नहीं की, जिसके बाद स्पीकर ने ध्वनिमत से सम्राट चौधरी के विश्वास मत प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया। इससे पहले सदन में विश्वास मत के प्रस्ताव पर एनडीए और विपक्ष के नेताओं के बीच बहस हुई। तेजस्वी ने प्रस्ताव के विरोध में कहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश बोलकर बीजेपी ने नीतीश को फिनिश कर दिया। लालू के पाठशाला से निकलकर सीएम बने हैं, लेकिन विजय सिन्हा की नजर उनकी कुर्सी पर है। जवाब देते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को कोई हटा नहीं सकता, बल्कि उनकी इच्छा शक्ति से आज वो मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव पहले युवा मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो बिहार को लूटने में लग गए। तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय, इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, वो अलग बात हो, लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, वो संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है। लालू जी सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री हुए, लेकिन पूरे बिहार को लूटने में लग गए। इसलिए युवा नहीं, बिहार को समृद्ध बनाना है, बिहार की समृद्धि के लिए काम करना। बिहार में नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है, इस वादे पर काम करना है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम एशिया में फिलहाल शांति बनी हुई है, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण है। ईरान और पाकिस्तान के बीच फोन पर लंबी बातचीत हुई है। इधर ट्रंप ने समझौते की उम्मीद में लेबनान और इजराइल के बीच सीजफायर को 3 हफ्ते और आगे जारी रखने का फैसला लिया है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण जी, ईरान पर क्या आज कोई बड़ी हलचल हो रही है? क्या अपडेट है फिलहाल? देखिए, दरअसल अब तक हलचल का मतलब ये माना जा रहा था कि दोनों तरफ से कोई गोलीबारी हो रही है, कोई शिप गिराया जा रहा है, तो उस तरह के रॉकेट दागे जा रहे हैं। ऐसी कोई हलचल तो फिलहाल नहीं हो रही है पिछले कई घंटों से, तो ये एक राहत की बात है। और इस राहत के बाद में एक चीज और हुई है कि सीज फायर तो हुआ है, लेकिन सीज फायर के बाद स्थायी तौर पर युद्ध विराम कब होगा, इसको लेके बातचीत जो खत्म हो गई थी, दूसरे दौर की बातचीत हो ही नहीं पाई थी, अब यहाँ पे सुगबुगाहट दिखने लगी है। ईरान के राष्ट्रपति, ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के मंत्रियों से बातचीत की है। पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उनसे बातचीत की है, हालात पे चर्चा किया है, सीज फायर की शर्तों पे चर्चा किया है। तो उसकी डिटेल तो निकल कर नहीं आई सामने, लेकिन एक संकेत मिल रहे हैं सुगबुगाहट से कि शायद फिर जल्द अगले दौर की बातचीत हो और बातचीत में स्थायी युद्ध विराम को लेकर के यहाँ पे कुछ बात आगे बढ़े। इस बीच एक और राहत की खबर ये निकल कर आई है कि लेबनान, जो कि सीज फायर में सबसे बड़ी अड़चन थी, उस लेबनान पे जो सीज फायर चल रहा था उसको 3 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। यानी लेबनान पर फिलहाल इजरायल हमला नहीं करेगा, अगले 3 हफ्ते तक ये शर्त मान लिया है इजरायल ने, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसका ऐलान किया। तो ये तो रही बात राहत वाली बात, अच्छी बात। एक जो चिंता की बात है, जो सबसे बड़ा कंसर्न आज की तारीख में, और वो है आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां पे दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चे तेल की सप्लाई होती है, वहां पे स्थिति अभी भी सामान्य नहीं हुई है। और वहां पे ईरान के कोई भी छोटे शिप गुजरे तो उस पर तुरंत हमला किया जाए, इस बात के आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति ने दे रखा है। अमेरिका की तरफ से नाकेबंदी जारी है कि ईरान के पोर्ट्स की तरफ ना तो कोई शिप जाएगा, ना तो कोई शिप आएगा। तो ये अभी तक चिंता का विषय है। जो कच्चे तेल और गैस की सप्लाई के लिए जरूरी था, वो सुचारू नहीं हो पाया। इसमें चीन से थोड़ी सी तनातनी यहाँ पे दिख रही है। चीन ने एक गिफ्ट भेजा है शिप के तौर पर ईरान को, ऐसा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया जब एक ईरान के झंडे वाले, ईरान फ्लैग वाले शिप उस एरिया में देखे गए तो। लेकिन चीन ने तुरंत बगैर समय गवाए पलटवार किया और कहा कि यूएस का दावा गलत है, हमने कोई गिफ्ट नहीं किया है ईरान को, दरअसल इस क्षेत्र में कारोबार सुचारू तरीके से चलने चाहिए। तब तक स्थिति यही है, लेकिन काफी तेजी से हालात बदल रहे हैं। चलिए, तो ये थे ईरान युद्ध को लेकर अब तक के लेटेस्ट अपडेट। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।
अब एक नजर आज के बाजार के हाल पर। आईटी सेक्टर और कच्चे तेल ने आज बाजार का मूड पूरी तरह बिगाड़ दिया। दिन भर दबाव में रहने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी तेज बिकवाली देखने को मिली है, जिससे बाजार की कमजोरी और बढ़ गई है। आज सबसे ज्यादा दबाव आईटी सेक्टर पर रहा है। बाजार का पूरा हाल जानते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन, बताइए। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और आईटी और क्रूड के दाम ने बाजार का आज पूरा का पूरा जो मूड माहौल है वो बिगाड़ दिया है। देखिए कितनी भारी गिरावट, निफ्टी 50 करीबन 1.25% की कमजोरी के साथ। वहीं बैंकिंग में भी प्रेशर, मिड कैप और स्मॉल कैप हर जगह जो मायूसी थी वो छाई हुई दिखाई दी आज बाजार में। एक बार सेक्टर की आपको मैं पिक्चर दिखाऊं तो आईटी में देखिए कितनी ज्यादा गिरावट है। इनफैक्ट सारे ही सेक्टर आज लाल निशान के साथ जाके बंद हुए हैं। पीएसयू में गिरावट, डिफेंस, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी। आईटी में तो देखिए 5.5% का डेंट जो है वो लगा है। साथ में रियलिटी, ऑयल एंड गैस, हर जगह एक जो भारी बिकवाली है उसका आज हमको सामना करना पड़ा है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले कौन से रहे। कोल इंडिया खबरों में बना हुआ था, उसके बाद तेजी देखने को मिली है। ट्रेंट, नेस्ले इंडिया और हिंडाल्को में हल्की फुल्की बढ़त है, कोई बहुत मेजर अपसाइड नहीं दिखा है। गिरने वालों में देखिए सारे के सारे आज आईटी पैक से। देखिए इन्फोसिस के नंबर्स आए थे, नंबर्स स्ट्रीट को पसंद नहीं आए और वही हमें रब ऑफ इफेक्ट पूरे ही आईटी पैक में आता हुआ दिखाई दिया। एचसीएल टेक, टीसीएस और टेक महिंद्रा में भी करीब करीब 5% तक की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। इन्फोसिस के कल नंबर आए, साइंट के कल नंबर आए, साथ में एलटीआईएम के नंबर आए, लेकिन नंबर्स ने कुछ ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर बाजार को लाके नहीं दिया है। इसलिए ही आज जो स्ट्रीट है वो डिसअपॉइंट हुआ और डिसअपॉइंट होने का नतीजा ये है कि आज गिरने वालों में सबसे पहला नंबर आईटी का ही आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें फार्मा शेयर्स की, कल हमने देखा था क्या शानदार तेजी फार्मा में देखने को मिली, लेकिन आज वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग जो है हमें हायर लेवल से आती हुई दिखाई दी। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन कोई भी मूड अच्छा करके नहीं गया है। जैसे कि आपने देखा बाजार में आज आईटी सेक्टर का कोहराम रहा है, तो क्या अभी आईटी ही बाजार का सबसे ज्यादा मूड बिगाड़ रहा है? आवाज अड्डा में आज इसी पर होगी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िएगा। बढ़ते आगे और आपको बता दें, वोडाफोन आइडिया का कहना है कि सरकार जल्द ही एजीआर के रीअसेसमेंट का काम पूरा कर लेगी। वोडाफोन आइडिया के सीईओ अभिजीत किशोर ने सीएनबीसी आवाज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि कंपनी को फरवरी और मार्च में पॉजिटिव सब्सक्राइबर नंबर मिले हैं। आगे भी ऐसे ही अच्छे नंबर देखने को मिलेंगे। वोडाफोन आइडिया के सीईओ अभिजीत किशोर से खास बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। So right now the Department of Telecom is completing your reassessment. By when you are expecting this reassessment will be completed? No, as you know, I think we are first of all very thankful to the Government of India for taking that whole holistic exercise. As you have heard, the reassessment exercise is on as we speak. We expect that to conclude pretty soon. We are waiting for the government to tell us once it is concluded, and then we'll come back to it. And apart from that, Vodafone is adding numbers. Right now we have seen good numbers from the 2 consecutive quarters. But you have to say that the momentum will continue. Yeah, I mean, see, we have been saying that, out of the 6-7 parameters that we look at our business, one of the parameters was the subscriber addition, which was a negative, which in Feb and March that you see the TRAI report has turned into positive. And I think that's a very, very good and a heartening thing to see. And we've always maintained that, there's nothing fundamentally wrong with the operations. It's a question of, putting in the investment and coming back on track. Since we are in the silent period, can't really make any more disclosure on the numbers. My request will be just wait for a couple of weeks for the results to be out, and then we'll kind of connect. Okay. पुणे में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए बैंकिंग सेक्टर के लिए हाई लेवल कमेटी की गठन का ऐलान जल्द होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि यह कमेटी बैंक मर्जर और विकसित भारत 2047 की फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए सिफारिश देगी। For meeting the challenges of 2047, where we need to reach by 2047. For that, how should India's banks grow? So that was announced, and it is very important that that committee, soon it will be formed, and they will have to give our recommendations. The recommendations will govern how the Indian banking will have to be refashioned, if at all that's the recommendation, so on and so forth. So you're looking at addressing the need for futuristic bank, large banks, and banks that understand Indian economy's needs.
इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेन का सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। छुट्टियों के दौरान बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेल मंत्रालय ने 18,000 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स का ऐलान किया है। वहीं ट्रेनों को समय पर चलाने और साफ सफाई, पानी की व्यवस्था के लिए भी खास निर्देश जारी हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत हो गई है और इस बार समर वेकेशन में अगर आप ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो एक खबर आपके लिए ही है, क्योंकि रेलवे ने इस बार ऐलान किया है रिकॉर्ड समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का। जी हाँ, अगर समर स्पेशल ट्रेनों की बात की जाए तो हर साल चलाई जाती है। खास तौर पर ये देखा जाता है कि गर्मी की छुट्टियों में डिमांड जो है बड़े स्टेशनों पर, बड़े शहरों के लिए बढ़ जाती है और उसी डिमांड को पूरा करने के लिए, भीड़ भाड़ को कम करने के लिहाज से समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। और इस बार रेल मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया है 18,000 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाने का। जो ट्रेन होंगी हमारी ये प्लान्ड हैं, इसके अलावा बहुत सारी अनप्लान्ड ट्रेन चलाई जाएंगी, ट्रेन ऑन डिमांड चलाई जाएंगी, वो अलग हैं। तो कुल मिला के पिछली गर्मी की जो सीजन था उससे कहीं ज्यादा संख्या में स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। स्पेशल ट्रेन के परिचालन के साथ साथ स्पेशल ट्रेन की रनिंग पर भी अलग से ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वो समयबद्ध तरीके से और बेहतर समयबद्ध तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। गर्मी में पानी की समस्या आती है, पीने के पानी की समस्या आती है, जगह जगह स्टॉपेजेस होते हैं ट्रेन के। तो सभी ट्रेन में, स्पेशली स्पेशल ट्रेन में प्री वाटरिंग का निर्देश दिया गया है। तो रिकॉर्ड ट्रेनें चलाई जाएंगी गर्मियों की छुट्टियों पर। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जोन्स को ये भी कहा गया है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है आप ऑन डिमांड भी समर स्पेशल ट्रेनों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी जो काफी जरूरी है जानना, कि अगर आप समर स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग करवाते हैं तो जाहिर तौर पर आपको जो किराया है वो आम ट्रेनों के मुकाबले 15 से 30% ज्यादा देना होगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। गुजरात में रविवार को 15 नगर निगम, 34 जिला परिषद और 84 नगर पालिकाओं समेत कई स्थानीय निकायों के लिए मतदान होगा। अहमदाबाद में येलो अलर्ट और 42 डिग्री की भीषण गर्मी के बावजूद लोग एएमसी चुनाव में वोटिंग करें, इसके लिए मतदाताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए शहर के कई क्लब और होटल्स खास ऑफर्स दे रहे हैं। क्या है ये ऑफर्स, बता रहे संवाददाता केतन जोशी। राजपथ क्लब ने भी वोटरों को एक यूनिक ऑफर दिया है। आइए जानते हैं सेक्रेटरी से। मिसाल भाई बताइए क्या क्या ऑफर है आपके मेंबर के लिए? हमारे क्लब में वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए हमने संडे, मंडे और ट्यूसडे, 26 तारीख को जो वोटिंग है, तो संडे, मंडे और ट्यूसडे 3 दिनों के लिए कोई भी मेंबर वोटिंग करके आए और अपना वोटिंग का निशान दिखाए उंगली पे, तो उसको फूड बिल पे 25% डिस्काउंट देने का तय किया है। तो हमारे 15,000 से 16,000 मेंबर्स है और उनके फैमिली मेंबर्स होके तकरीबन 40 से 50,000 मेंबर्स होते हैं। तो उन सभी को ये अपॉर्चुनिटी, जो भी वोट करेगा तो उसको ये ऑफर मिलेगा। ये हमने इसलिए किया है कि बने उतना ज्यादा से ज्यादा वोट हो और ये लोकशाही के पर्वों को सब साथ मिलके मनाएं। सिर्फ एक बार या तीनों 3 दिन आए ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में? तीनों 3 दिन कोई भी मील ले, ब्रेकफास्ट ले, डिनर ले, लंच ले, कुछ भी ले, तीनों दिन ये ऑफर जो मेंबर वोट करके आएगा उसको पहले करेगा। तो इसके अलावा कर्णावती क्लब ने भी ऐसा ऑफर दिया है और धीरे धीरे शायद अन्य होटल भी इस ऑफर को बढ़ावा देंगे ताकि मैक्सिमम वोट हो। केतन जोशी, अहमदाबाद। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।